आज हम स्टार्ट हेलो, मेरा नाम है चेतन प्रकाश गौतम और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटी, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है विविधता। अब विविधता क्या होती है? विविधता क्या होती है? जब हम किसी वस्तु या चीज के विभिन्न स्वरूप देखते हैं तो उसे विविधता कहते हैं। जैसे रहन सहन में विविधता, खान पीन में विविधता, पहनावे में विविधता, आदि। तो इन सब चीजों को विविधता कहते हैं। विविधता वैसे कई प्रकार में भी बांटी जाती है। विविधता के प्रकार भी होते हैं। विविधता के कई प्रकार भी होते हैं। भौगोलिक विविधता, राजनीतिक विविधता, सामाजिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, ऐसे आदि। ऐसे कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे भौगोलिक विविधता में देखा जाए, अगर भौगोलिक विविधता में देखें हम तो जैसे कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार, कहीं नदियां, कहीं मैदान, कहीं बहुत ठंडी जलवायु तथा कहीं बहुत गर्म जलवायु आदि। इस प्रकार भौगोलिक विविधता पाई जाती है। राजनीतिक विविधता में देखें तो कहीं किसी तरह किसी देश को चलाया जाता है तथा किसी प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था होती है, विविधता होती है। अगर हम सामाजिक विविधता की बात करें सॉरी अगर हम सामाजिक विविधता की बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर जब हम देखते हैं
तो उसे सामाजिक विविधता कहते हैं। तो उसे सामाजिक विविधता, जैसे हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, डॉट डॉट डॉट, जैसे ईसाई वगैरह कई प्रकार। जातियां देखें तो बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। रंग में देखें तो कहीं कहीं गोरे बिल्कुल, कहीं थोड़े सावले, कहीं काले। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे सामाजिक विविधता भी पाई जाती है। बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। अब विविधता में दो चीजें होती हैं, विविधता के भी दो पक्ष होते हैं। विविधता के दो पक्ष होते हैं, जैसे हम देखेंगे विविधता के दो पक्ष होते हैं। एक होता है विविधता में एकता, और दूसरा पक्ष होता है विविधता 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 में भेदभाव। ये दो पक्ष होते हैं विविधता में। विविधता में एकता का क्या मतलब है? जब चाहे कितनी भी विविधता, मतलब डाइवर्सिटी कितनी भी हो, जब हम मिलकर एक साथ काम करते हैं, कोई भी, जैसे स्वतंत्रता की बात की जाए तो उसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सब तरह की जातियां, सब लोगों ने मिलकर भाग लिया था, तभी हम स्वतंत्र हो पाए। चाहे ये स्वतंत्रता के अलावा भी देखा जाए तो आज भी विविधता में एकता रहती है। जैसे अगर कोई भी सरकार के खिलाफ, कोई भी सरकार ने ऐसा नियम बनाया हो जिसके हमें खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, तो हम उसमें भी एकता दिखाते हैं। तो इसे हम विविधता में एकता कहते हैं। जैसे सब लोग मिलकर धरने पे बैठ जाते हैं, अगर वो सरकार गलत नियम बनाती है तो इसे विविधता में एकता कहते हैं। अब विविधता में भेदभाव क्या होता है? जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ धर्म है, बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर्स। अगर हम धर्म देखा जाए, अगर हम किसी धर्म, जैसे हिंदू धर्म है, अगर हम इसे बड़ा मान लेते हैं, सबसे बड़ा मान लेते हैं हिंदू धर्म, तो ये इसके अलावा जो धर्म है या इससे छोटे धर्म है या कम कम्युनिटी वाले लोग हैं, तो उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचेंगी। अगर हम किसी भी धर्म को बड़ा मान लेते हैं तो उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचेंगी। तो ये विविधता में भेदभाव करना हो जाता है। किसी भी जातियों जैसे अगर हम जातियों में देखें तो जैसे अगर वेदों के अनुसार देखें तो उसमें 4 तरह की जातियां होती हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो जातियों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तब भी जो निचली कास्ट वाले हैं उनके साथ अन्याय होगा ये। तो इस प्रकार हम विविधता में भी भेदभाव देखते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार, अगर हम संविधान के अनुसार देखें तो आर्टिकल 15 में साफ साफ दिया गया है कि सभी धर्म, जाति, रंग, लिंग
के आधार पर किसी को अयोग्य तथा कमतर नहीं माना जाएगा। कमतर नहीं माना जाएगा। ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म, जाति, रंग या लिंग के आधार पर किसी को अयोग्य तथा कमतर नहीं मापा जाएगा। आज भी हम देखते हैं, अगर एक एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, घर में ही देखते हैं हम, जैसे लड़का और लड़की, लड़का और लड़की। लड़का जो होता है बचपन से ही उसका जो पालन पोषण होता है बहुत अच्छे से किया जाता है। शिक्षा पे अधिक जोर दिया जाता है, उसकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। उसे पूरी आजादी दी जाती है किसी भी काम करने के लिए। अगर लड़की को देखें, पालन पोषण तो जैसा भी हो ठीक है, लेकिन शिक्षा पर उसे रोक लगाई जाती है। उसे अकेले आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उसे कहा जाता है, उसे घर के काम सौंप दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के भेदभाव, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इन भेदभावों को खत्म करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, जिन्हें प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से काम करने के लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं। लेकिन उन आर्टिकल्स पे काम करने के लिए हमारे न्यायपालिका बनाई जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सरकार क्या होती है। सरकार वो होती है जो भी हमारे मुद्दे, हमारी सुरक्षा, योजना, देश में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीजों को देखती है, उसे सरकार कहते हैं। जैसे कोई भी मुद्दा है, मुद्दों को, सुरक्षा को, न्याय को, योजनाओं को, किसी के साथ भेदभाव न हो, इन सब को देखने के लिए हम सरकार बनाते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए, मतलब देश की देखभाल के लिए हम सरकार बनाते हैं। अब सरकार भी कई प्रकार की होती है। तो सरकार की प्रकार देखे जाए, लोकतांत्रिक सरकार है,
अलोकतांत्रिक सरकार, राजाशाही सरकार, सैनिक सरकार, इस प्रकार की सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? जहां सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, पूर्ण न्याय का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? जहां लोगों को वोट देने का ही अधिकार नहीं है। राजाशाही सरकार क्या होता है? जहां पर केवल एक व्यक्ति द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है, मतलब राजा के द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है। सैनिक सरकार क्या होती है? जहाँ की सेना पूरे राज्य पर, मतलब पूरे देश पर शासन करती है, उसे सैनिक सरकार कहते हैं। हमारे अगर भारत में देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार है। अब लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या लक्षण होते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण होता है सभी वयस्क में जो 18 वर्ष से ऊपर हों, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार होता है। पूर्ण न्याय का अधिकार होता है। इस प्रकार इसके कई लक्षण होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार बांटी जाती है। अगर हम अपने यहाँ पे देखें हमारे देश में तो 3 स्तर पर सरकार बांटी जाती है। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं सरकार के? भारत की सरकार को 3 भागों में बांटते हैं। तीन स्तर कौन कौन से होते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 3 प्रकार की सरकारें होती हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो कि पूरे देश पे शासन करती है। राज्य सरकार जो केवल एक राज्य के लिए होती है, एक राज्य के लिए। और स्थानीय सरकार जो होती है जो छोटे छोटे क्षेत्र आदि के लिए बनाई जाती हैं। स्थानीय सरकार में भी 2 तरह की सरकारें होती हैं: पंचायती राज और नगर नगर के लिए सरकार, नगर पंचायत सरकार। स्थानीय सरकार में 2 तरह की सरकार होती है: पंचायती सरकार, पंचायती राज और नगर पंचायत राज। ठीक है, ये 2 प्रकार की सरकार होती हैं। अगर हम देखें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में भी 2 तरह की सरकार होती है: पंचायती राज और नगर पंचायत सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश पे, राज्य सरकार केवल एक राज्य पे, स्थानीय सरकार छोटे छोटे क्षेत्र, गांव वगैरह, नगर के लिए होती हैं। अगर हम स्थानीय सरकार पढ़ते हैं, स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार दो प्रकार की होती है, मैंने पहले बताया था, पंचायती राज। अगर हम देखें, अगर संविधान में देखें तो ये आर्टिकल 40 के तहत देखा जाता है। ये गांधी जी की पसंदीदा सरकार थी, क्योंकि जब गांव के लोग या छोटे क्षेत्र के लोग बड़ी सरकारों से सीधे नहीं मिल सकते, सीधे इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो वो एक ऐसी सरकार चाहते थे गांधी जी जो कि वहां के लोग मिलके अपने जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम वो रख सकें। दूसरा प्रकार होता है इसका नगर पंचायत राज। ये दो प्रकार की होती हैं। अगर इसमें पंचायती राज में भी देखा जाए तो तीन तरह में बांटा जाता है पंचायती राज को। तीन तरह से बांटा जाता है: ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये तीन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत क्या होती है? क्योंकि एक गांव के लिए होती है। एक गांव, इसमें एक ग्राम सभा और होती है। ग्राम सभा क्या होता है? जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर होता है, 18 साल से ऊपर होता है, उसे ग्राम सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। ग्राम सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। क्या होती है? किसी गांव को हम बहुत सारे छोटे छोटे मोहल्लों के हिसाब से वार्ड में बांट देते हैं। वार्ड में, जिन्हें वार्ड कहते हैं। तो जब वार्ड में बांट देते हैं तो प्रत्येक वार्ड से एक कैंडिडेट, मतलब एक सदस्य चुन के आता है। एक सदस्य चुन के आता है, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुन के आता है, और उस सदस्य को हम बोलते हैं पंच। उस सदस्य को बोलते हैं पंच। और ये सारे जो जितने वार्डों से पंच चुन के आते हैं, और ये चुनते हैं सरपंच। और पंच और सरपंच मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। अब ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि गांव के स्तर पर, अगर ग्राम पंचायत के कार्य देखे जाएं तो गांव के स्तर पर वहां की शिक्षा, जल, स्वास्थ्य, जमीनी विवाद आदि को देखते हैं। अगर छोटे मोटे कोई विवाद होते हैं तो ग्राम पंचायत ही निपटती है। शिक्षा के लिए जैसे सरकारी स्कूल का होना, साफ जल का होना, और गांव में सड़क वगैरह का सारी चीजें ग्राम पंचायत के जो सरपंच और पंच होते हैं वो देखते हैं। विवाद छोटे विवाद होते हैं, उन्हें भी ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच निपटते हैं।
ठीक है। अगर जमीनी विवाद देखा जाए तो जमीनी विवाद भी देखते हैं। अगर कोई जमीनी विवाद होता है, अगर जमीन देखें तो इसमें दो मुख्य अधिकारी और होते हैं। एक गांव के लिए मुख्य अधिकारी बनाया जाता है पटवारी, जो कि गवर्नमेंट मतलब सरकारी अधिकारी होता है। ये क्या करता है, जो जितने भी गांव के लोग हैं, उनकी जितनी भी जमीन है उनके रिकॉर्ड रखता है, उनके सारे रिकॉर्ड रखता है। अगर कोई भी टैक्सेस देते हैं तो उस टैक्सेस का ब्यौरा रखता है, कर का ब्यौरा रखता है आदि। तो ये पटवारी गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रिकॉर्ड रखता है जमीन के सारे। कोई कर देता है तो उसका पूरा ब्यौरा रखता है। ये होती है ग्राम पंचायत। अगर क्षेत्र पंचायत की बात करें तो ये जितने भी सरपंच पंच मिलकर होते हैं, क्षेत्र पंचायत मतलब एक गांव, कई गांवों को मिला के क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है और कई क्षेत्रों को मिला के जिला पंचायत बनाई जाती है। ये होती है ग्राम पंचायत। अगर हम गांव का जीवन देखें, गांव का जीवन, अगर हम गांव का जीवन देखते हैं तो गांव के मुख्यतः लोग किस पर निर्भर रहते हैं? किस पर निर्भर रहते हैं? मुख्यतः कृषि पर। गांव के मुख्यतः लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कुम्हार, बड़े लोहार, मजदूरी आदि का कार्य करते हैं। गांव में भी कृषि में देखा जाए तो कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ जिन पे बड़े किसान होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं और कुछ ऐसे किसान होते हैं जिन पर खुद की जमीन नहीं होती, वो दूसरे के मजदूर कहते हैं जिन्हें, जो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। ऐसे गांव का जीवन होता है। अगर हम दूसरा टॉपिक था हमारा नगर पंचायत। अगर हम नगर पंचायत देखें तो नगर पंचायत को भी हम 3 भागों में ही बांटते हैं। ठीक है, नगर पंचायत को भी हम 3 भागों बांटते हैं। एक तो नगर पंचायत को, नगर प्रशासन को हम 3 भागों में बांटते हैं। नगर पंचायत और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, और तीसरा देखें तो सबसे बड़ा होता है नगर निगम। अब नगर पंचायत क्या होती है? ये नगर पंचायत क्या होती है? जो क्षेत्र नगर पंचायत क्या होती है कि जो क्षेत्र गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उन्हें नगर पंचायत कहते हैं। नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद वो होता है जैसे छोटे
शहर कस्बे के लिए, नगर पालिका परिषद बनाई जाती है। और जो सबसे इनमें बड़ा होता है वो होता है नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए नगर निगम होता है। नगर निगम के कार्य क्या होते हैं? अगर कार्य देखें इसके तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ये सब नगर निगम के कार्य होते हैं। हमारा जितना भी शहर में सफाई का काम होता है उसका जिम्मा सारा नगर निगम को दिया जाता है। शिक्षा में देखिए जाए जो जितने भी सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं वो राज्य सरकार के तहत नगर निगम के तहत पूर्ण होते हैं। स्वास्थ्य देखा जाता है सरकारी अस्पताल वगैरह ये नगर निगम का के जिम्मे होता है। ये सभी काम नगर निगम के होते हैं। अब एक टॉपिक और हमारा बचा है। अब ये मैं चौक खत्म हो गई, चौक लेता हूँ पड़ेगा। चौक लेके एक टॉपिक और होता है हमारा स्थायी नौकरी व अस्थायी नौकरी। स्थायी नौकरी क्या होती है? दो तरह की नौकरी होती हैं। इसमें हम स्थायी नौकरी देखते हैं। पहले वे नौकरी जिसमें गवर्नमेंट मतलब सरकारी नौकरी होती है। पहली बात तो जिसमें नियमित कार्य होता है, फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। सरकारी होती है, नियमित कार्य होता है, फिक्स टाइम होता है। अगर सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद। और एक चीज जो होती है पीएफ, इनमें सारी चीजें मिलती है स्थायी नौकरी में। सरकारी होती है, नियमित कार्य होता है, फिक्स टाइम होता है, सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, पेंशन मिलती है, पीएफ मिलता है। ये सरकारी नौकरी होगी, स्थायी नौकरी होती है। अगर अस्थायी नौकरी देखें, अगर अस्थायी नौकरी देखें, ना तो काम की जिम्मेदारी, ना तो काम की जिम्मेदारी होती है, ना ही टाइम फिक्स होता है कि इतने घंटे काम करना है, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा।
जितना काम उतना पैसा, ना ही पीएफ कटता है, ना ही कोई छुट्टी मिलती है। ये सारे अस्थायी नौकरी होती हैं, जैसे मजदूरी, स्वयं का काम, आदि, ये सारी स्थायी नौकरियां होती हैं। तो आज के लिए हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 में इतने ही टॉपिक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।